नमस्कार दोस्तों, राजनीति आखिर चलती कैसे है? क्या नेता वाकई जनता की सेवा करने आते हैं या असली खेल कुछ और है? अक्सर हम सोचते हैं कि नेता भ्रष्ट क्यों होते हैं, जनता के लिए काम क्यों नहीं करते। ब्रूस ब्यूनो और अलास्टिर स्मिथ की किताब द डिक्टेटर्स हैंडबुक हमें बताती है कि राजनीति दरअसल जनता की सेवा का खेल नहीं है, बल्कि सत्ता में बने रहने की कला है। और इसी किताब के प्रिंसिपल्स को अगर हम इंडियन राजनीति पर लागू करें तो बहुत से राज खुल जाते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हो, नरेंद्र मोदी का वेलफेयर पॉलिटिक्स या फिर रीजनल कास्ट पॉलिटिक्स। तो आइए इस किताब को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि नेता जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। किताब का पहला प्रिंसिपल है, हर नेता का अल्टीमेट गोल सिर्फ सत्ता में बने रहना है। पॉलिटिक्स इज सर्वाइवल नॉट सर्विस। डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, नेता पॉलिसीज, स्कीम्स, स्लोगन सिर्फ उसी हिसाब से चुनते हैं जो अपने सर्वाइवल को पक्का करे। एग्जाम्पल, इंडिया में कोई भी सीएम देख लो, 5 साल जनता को बिजली पानी के लिए परेशान रहने देते हैं, लेकिन इलेक्शन आते ही फ्री में रेशन, लिकर, गैस सिलेंडर बांट देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वोट नहीं लाता, इमीडिएट बेनिफिट्स वोट लाते हैं। यानी नेता का मकसद प्रोग्रेस नहीं बल्कि सर्वाइवल है। आप बताइए, लास्ट इलेक्शन में आपको याद है किस कैंडिडेट ने किस हॉस्पिटल को इंप्रूव करने का वादा किया था? शायद नहीं, लेकिन फ्री रेशन और बिजली वेवर सबको याद रहता है। यही पॉलिटिक्स का सर्वाइवल फॉर्मूला है। किताब का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है सिलेक्टोरेट थ्योरी। इस थ्योरी के 3 हिस्से हैं। पहला है नॉमिनल सिलेक्टोरेट, मतलब जनता, वो सारे लोग जिन्हें थियोरेटिकली नेता चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये वोटर्स हैं। दूसरा है रियल सिलेक्टोरेट, मतलब वो लोग जिनका वोट या डिसीजन सच में मैटर करता है। जैसे इंडिया में जनता वोट डालती है, लेकिन असल में एमपी, एमएलए पार्टी हाई कमांड कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। तीसरा है विनिंग कोalition, मतलब वो छोटा सा ग्रुप जिनके सपोर्ट से नेता सत्ता में बने रहता है। डिक्टेटरशिप में ये आर्मी और क्रोनीज हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये कास्ट ग्रुप्स, बिजनेस लॉबीज या बड़े रिलीजियस कम्युनिटीज हो सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने विनिंग कोalition बनाया, मिडिल क्लास प्लस हिंदुत्व बेस प्लस कॉरपोरेट्स का। रीजनल पार्टीज जैसे एसपी, आरजेडी, डीएमके कास्ट बेस्ड कोalition बनाते हैं। अब देखते हैं जनता क्यों इग्नोर होती है। जनता नॉमिनल सिलेक्टोरेट है, बहुत बड़ा और बहुत बिखरा हुआ क्राउड, इसलिए नेता उन्हें सेटिस्फाई करने से ज्यादा अपने कोर कोalition को खुश रखते हैं। एग्जाम्पल, यूपी में किसान लोन माफ हो सकता है, पर हेल्थ और एजुकेशन सुधारने पर उतना जोर नहीं देते, क्योंकि किसानों की एक कास्ट ब्लॉक वोटिंग पैटर्न है, लेकिन एजुकेशन डिमांड डिफ्यूज है। सब थोड़े थोड़े फायदे चाहते हैं, कोई सिंगल ब्लॉक नहीं बनता। अब समझते हैं स्मॉल कोalition वर्सेस लार्ज कोalition क्या है। अगर किसी नेता को सत्ता में बने रहने के लिए छोटे कोalition की जरूरत है तो वो करप्शन कर सकता है, बस उसी छोटे ग्रुप को फायदा पहुंचा। लेकिन अगर कोalition बहुत बड़ा है तो पब्लिक गुड्स देना मजबूरी हो जाता है। एग्जाम्पल, डिक्टेटरशिप में आर्मी और 2-3 बिजनेसमैन को खुश कर दो, जनता की चिंता नहीं। डेमोक्रेसी में करोड़ों वोटर्स को किसी न किसी लेवल पर बेनिफिट देना ही पड़ेगा। अब आगे समझते हैं करप्शन इज रेशनल का मतलब क्या है। किताब कहती है करप्शन सिर्फ लालच नहीं है बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अगर पैसा सपोर्टर्स को दो तो सत्ता पक्की होती है, अगर पैसा जनता पर खर्च करो तो अनसर्टेन रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल, 2G स्कैम, कोल स्कैम। पैसा सिर्फ मिनिस्टर्स की जेब में नहीं गया, बल्कि पूरी रूलिंग कोalition और कॉरपोरेट नेक्सस को सस्टेन करने में गया। दूसरा है यूपी और बिहार की रीजनल पार्टीज। कास्ट बेस्ड कोalition को कैश, लिकर, कॉन्ट्रैक्ट्स से फीड किया गया।
कई विलेजेस में अब भी बिजली पानी नहीं है, लेकिन वहां टीवी या लैपटॉप बांट दिए जाते हैं इलेक्शन के समय। अब समझते हैं डेमोक्रेसी की डार्क साइड क्या है। डेमोक्रेसी जनता फ्रेंडली लगती है, लेकिन लीडर्स शॉर्ट टर्म स्कीम्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि वोटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं। एग्जाम्पल, मनरेगा, शॉर्ट टर्म जॉब्स, इमीडिएट वोट्स। फ्रीबीज, तमिलनाडु और तेलंगाना इलेक्शंस। लेकिन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन गवर्नेंस इमीडिएट्स वोट नहीं लाते। तो करप्शन सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। अब समझते हैं फॉरेन पॉलिसी का खेल। डिक्टेटर्स भी और डेमोक्रेट्स भी फॉरेन पॉलिसी में वही सपोर्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, यूएस ने डिकेड्स तक पाकिस्तान को एड दी क्योंकि वहां डिक्टेटर था, बस आर्मी को पैसा दो, काम बन गया। इंडिया की नेबर पॉलिसी भी हमेशा रूलिंग एलाइट टारगेट करती है, न कि जनता। अब समझते हैं इंडिया की केस स्टडीज क्या कहती है। स्टडी नंबर 1, इंदिरा गांधी और इमरजेंसी 1975 से लेके 1977। इमरजेंसी का दौर भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था। उसी समय इंदिरा गांधी का पूरा फोकस एक जीतने वाला गठबंधन यानी विनिंग कोalition बनाने पर था। इसमें आम जनता की राय या लोकतंत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया था, बल्कि उन्होंने अपने चारों तरफ वफादार नौकरशाह, पुलिस और सेना का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। मतलब सत्ता बनाए रखने के लिए जनता से ज्यादा जरूरी था कि सरकार को चलाने वाली मशीनरी पूरी तरह उनके साथ खड़ी रहे। यही रीजन है कि इमरजेंसी के समय जनता लगभग इररिलेवेंट हो गई थी। स्टडी नंबर 2, नरेंद्र मोदी और बीजेपी। आज की राजनीति का मॉडल थोड़ा अलग है। मोदी और बीजेपी ने एक नया विनिंग कोalition तैयार किया। पहला है वेलफेयर स्कीम्स, मतलब जन कल्याण योजनाएं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, जनधन खाते, मुफ्त राशन, जो गरीब और निचले तबकों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है हिंदुत्व मोबिलाइजेशन, मतलब धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद की राजनीति, जो जनता में भावनात्मक एकात्मता पैदा करती है। तीसरा है मिडिल क्लास प्लस कॉर्पोरेट सपोर्ट, मध्यम वर्ग को राष्ट्रवाद और विकास का सपना दिखाया जाता है, जबकि बड़े कॉर्पोरेट से फंडिंग और मीडिया सपोर्ट मिलती है। इस तरह मोदी सरकार का विनिंग कोalition 3 स्तंभों पर खड़ा है: मध्यम वर्ग, हिंदुत्व बेस और कॉर्पोरेट जगत। स्टडी नंबर 3, क्षेत्रीय पार्टियां, मतलब एसपी, आरजेडी, डीएमके, रीजनल पार्टियां अपने अपने राज्यों में कास्ट बेस्ड विनिंग कोalition बनाती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी एसपी को यादव वोटर्स मुख्य ताकत देते हैं। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी इसी तरह यादव और मुस्लिम वोटर पर आधारित है। डीएमके या अन्य दक्षिण भारतीय पार्टियां स्थानीय जातीय और भाषाई पहचान पर वोट खड़ा करती है। इन पार्टियों के लिए जाति और क्षेत्रीय पहचान सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार होता है। स्टडी नंबर 4, कॉर्पोरेट नेक्सस। अब बड़ा सवाल यह है, रूलिंग पार्टियां हमेशा बड़े कॉर्पोरेट से जुड़ी क्यों रहती है? क्योंकि कॉर्पोरेट्स ही चुनाव के लिए पैसा देते हैं, यही मीडिया पर बड़ा कंट्रोल रखते हैं, जिससे सरकार की छवि बनती है और बदले में सरकार उन्हें पॉलिसी सपोर्ट देती है, जैसे आसान नियम, सस्ते संसाधन, बड़े प्रोजेक्ट्स। रिलायंस हो या अडानी, इनका सत्ता में जुड़ाव इसलिए मजबूत रहता है क्योंकि बिना कॉर्पोरेट्स फंडिंग और मीडिया कंट्रोल कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। यानी भारतीय राजनीति में जीतने वाला गठबंधन, विनिंग कोalition, हर दौर में अलग रहा है। इंदिरा गांधी ने इसे नौकरशाही और सुरक्षा बलों के जरिए बनाया। मोदी और बीजेपी ने वेलफेयर प्लस हिंदुत्व प्लस कॉर्पोरेट्स के जरिए बनाया। क्षेत्रीय पार्टियों जातियों के आधार पर बनती है और सभी पार्टियों को सस्टेन करने के लिए कॉर्पोरेट नेक्सस बेहद जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं जनता के लिए लेसन क्या है। हमें समझना होगा कि लीडर्स जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि खुद के सर्वाइवल के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अगर जनता डिमांड नहीं करेगी तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होंगे। एग्जाम्पल, आरटीआई एक्ट 2005, पारदर्शिता बढ़ी। 2005 में जब सूचना का अधिकार कानून आरटीआई एक्ट आया तो राजनीति की गेम चेंजर स्थिति बन गई। जब जनता सीधा सरकार से सवाल पूछ सकती थी, कितना पैसा खर्च हुआ,
किसे ठेका मिला, फैसला किस आधार पर लिया गया, इसे नेता और अफसरों के लिए छुपकर फैसले लेना मुश्किल हो गया। मतलब विनिंग कोalition सिर्फ नेता और कॉर्पोरेट्स का क्लोज डोर क्लब नहीं रहा, अब जनता भी एक एक्टिव स्टेक होल्डर बन गई। आरटीआई ने राजनीति में ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी को बढ़ाया, जिसे पार्टियों को अपनी नीतियां और कोalition डिसीजंस जस्टिफाई करने पड़े। द डिक्टेटर्स हैंडबुक हमें सिखाती है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स इज अबाउट सर्वाइवल। इंडिया के लिए लेसन यह है कि वोट इंटेलिजेंटली करो, फ्रीबीज के बजाय अकाउंटेबिलिटी डिमांड करो, फ्रीबीज और स्लोगन से प्रभावित मत होना, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग बनाओ। दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता बड़ा वादा करे तो सोचो ये वादा जनता के लिए है या उसके सर्वाइवल के लिए है। चाहे हिटलर हो या पुतिन, इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी, हर नेता एक ही फॉर्मूला फॉलो करता है। और इस किताब की ब्यूटी यही है कि ये लीडर्स को गुड या बैड में डिवाइड नहीं करती, बल्कि उनके सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज को एक्सपोज करती है। लेकिन सवाल यही है, क्या भविष्य का भारत ऐसा विनिंग कोalition बनाएगा जिसमें जनता सच में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो? कमेंट में बताना। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहे बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।